हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले यूनिट 8 एंड आगे के चैप्टर्स। तो आ जाते हैं यूनिट 8 पे, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ठीक है, इंट्रोडक्शन स्किप करेंगे, नथिंग मोर, वो सब आपको मिल जाएंगे आगे में। तो आते हैं हम कंसेप्ट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस पे। ठीक है, अब आपको लर्निंग एक्सपीरियंस ये पता होना चाहिए कि जो लर्निंग होती है, एक्सपीरियंस, ये दोनों कंबाइन है। ठीक है, अगर हम एक डेफिनेशन की बात करें तो जो भी इंस्टीट्यूशनल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन अगर हम बात करें, ठीक है, तो उन्हें बोला एक वाइड वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंसेस होते हैं कि बहुत हाई लेवल पे एक्सपीरियंसेस जो डिफरेंट कंटेक्स्ट या डिफरेंट सेटिंग्स में लाई जाती है, ताकि वो बच्चों की परसेप्शन, जो लर्नर होती है उनकी परसेप्शन को ट्रांसफॉर्म कर सके, फैसिलिटेट कर सके, ताकि वो उनको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिल सके, इमोशनल क्वालिटीज़ डेवलप कर सके, नर्चर प्रोवाइड कर सके, एजुकेशन, नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें डेवलप करने को लर्निंग एक्सपीरियंस बोलते हैं। अगर हम इसकी मीनिंग की ओर फोकस करें तो नॉर्मली ये आ जाएगा कि जो भी इसका मतलब है कि कोई भी इंटरेक्शन, कोई भी कोर्स, प्रोग्राम या कोई भी अदर एक्सपीरियंसेस जो लर्निंग को दूसरे हद सिरे तक लेके जाता है। ठीक है, मतलब बेटरमेंट तक लेके जाता है। एक ट्रेडिशनल एकेडमिक सेटिंग्स बोल सकते हो कि स्कूल या क्लासरूम में नॉन ट्रेडिशनल वे की जो भी चीज़ें, लाइक आउटसाइड स्कूल लोकेशन, आउटडोर इन्वायरमेंट्स, इनके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना, इनफैक्ट ट्रेडिशनल एजुकेशन प्रोवाइड करना, नॉन ट्रेडिशनल इंटरेक्शन परफॉर्म करवाना कि आप गेम्स वगैरह से कर रहे हो, जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जो सराउंडिंग्स है, उनके थ्रू इंटरेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को सिखाना ही लर्निंग एक्सपीरियंसेस है। अब इसके टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आ जाएगा इंडिविजुअल लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कि हर इंडिविजुअल की अपनी एक लर्निंग एक्सपीरियंस होती है कि वो किस तरीके से सीख पा रहा है, किस तरीके से इंगेज कर पा रहा है इंडिविजुअली, और किस तरीके से समझता है चीज़ों को। अब रेफरेंस ले सकता है वो बुक्स की, जर्नल्स की, एजुकेशनल मैगजीन्स, न्यूज़ लेटर, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स और बहुत सारी। देन आ जाते हैं ग्रुप लर्निंग एक्सपीरियंसेस पे, जहाँ पे क्लियर है, ये नामों से ही आपको पता चल जाएगा कि जब आप ग्रुप में इंगेज करते हो ना, ग्रुप से कम्युनिकेट करते हो, तब आप नई चीज़ें सीखते हो, तब आप अलग चीज़ें सीखते हो, आप इवन टीम लीडर की तरह उभर के आते हो उसमें से, कि आप ग्रुप को कैसे हैंडल करोगे, कैसे अपनी एक्सपीरियंसेस, अपनी लर्निंग को शेयर करके एक वर्कशॉप, जो सेमिनार्स या कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाते हो तो अलग चीज़ें सीखते हो ना, आप कई सारे लोगों से मिलते हो तो अलग अलग चीज़ें आपको सीखने मिलती है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। देन ब्लेंडेड लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जहाँ पे बहुत फेस टू फेस इंट्रैक्शन भी हो और डिजिटल मीडिया भी, जिसे हम स्मार्ट क्लासरूम भी बोलते हैं ना, जहाँ पे टीचर आपको फिजिकली अवेलेबल है, वो समझा रही है, बट आपको कंटेंट स्मार्ट क्लासरूम की तरह आपको पूरा कंप्यूटर स्क्रीन में दिख रही है। ठीक है, तो ये आ जाएगा ब्लेंडेड लर्निंग एक्सपीरियंसेस के अंदर में। ठीक है, हम आते हैं एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो सबसे पहला एलिमेंट है अप्रोडियस लर्निंग एक्सपीरियंसेस फोकस ऑन बीइंग इफेक्टिव पर्स, कि जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस होती है ना, उसका मेन नीड, उसका मेन फोकस होना चाहिए कि किस तरीके से चीज़ों को इफेक्टिव बनाना है, सबसे पहला। ठीक है, सबसे पहला ही बहुत ज़रूरी है कि उसको इफेक्टिव बनाओ। दूसरा, उसमें वैल्यू ऐड करो। ठीक है, जो भी पर्पस होती है ना, उसमें आप वैल्यू ऐड कर रहे हो, उसको कंटेंट ईजी मैनर में समझने में हेल्प कर रहे हो। देन द तीसरा है कि प्रमोट करना फर्दर थिंकिंग के लिए, कि अब आपने ये सब तो कर दिया, बट उसको और ज़्यादा प्रमोट करना, कि आप वो किस तरीके से और ज़्यादा डीपली एनालाइज कर सकते हैं, नई चीज़ें निकाल के ला सकते हैं, नई चीज़ें सोच सकते हैं। ठीक है, देन हम आ जाते हैं की लर्निंग एक्सपीरियंसेस पे। तो की लर्निंग एक्सपीरियंसेस में नॉर्मली आएगा कि जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं जो सिग्निफिकेंट या मेमोरेबल इम्पैक्ट डालती है आपके ऊपर में, वो होती है। ठीक है, कि आप बच्चों को इस तरीके से सिखा रहे हो, इस तरीके से एक्सपीरियंस करवा रहे हो या बता रहे हो कि उनके दिमाग में वो छप चुकी है, एक मेमोरी बन चुकी है। ठीक है, ताकि वो आगे के जो भी होती है ना, वो लाइफ टाइम एक मेमोरी की तरह काम करे, जिसका वो यूज़ कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, लाइक उनकी एक्सपीरियंस हो सकता है, लाइक वॉलंटियरिंग की बात करो या फिर एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, हॉबीज़ या ट्रेनिंग वगैरह, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में आ जाएंगी। ठीक है, देन द नेक्स्ट इज नेचर ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। सो इसका मतलब ये है, मतलब नेचर ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस में आता है कि हम किस नेचर क्या होता है, तो ये कि सबसे पहले हम उसके कंसेप्ट को पढ़ते हैं, उनके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं, देन फैक्ट्स वगैरह पढ़ते हैं, एंड देन धीरे धीरे जब वो आगे उसको कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं, सारे अप्रोच देते हैं, उसमें मीनिंग ऐड करते हैं, तब हम ज़्यादा सीखते हैं, ज़्यादा चीज़ें अलग तरीके से सीखते हैं। ठीक है, तो लर्नर जो होता है वो एक्सपीरियंसेस को एक्सट्रैक्ट करके, ठीक है, उनमें से कुछ नई चीज़ें निकाल के, मीनिंग निकाल के और दूसरे में इंक्लूड करके और नई चीज़ें निकालते हैं। ठीक है, नई आइडियाज़ निकालते हैं।
तो इसको लर्निंग एक्सपीरियंसेस बोलते हैं, जो कि एक एक्टिव सोशल प्रोसेस है, उसको एक्टिवली फॉलो करना चाहिए, ठीक है। जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस है वो और ज़्यादा डायनेमिक हो सकती है टाइम टू टाइम और लर्नर के अकॉर्डिंग भी, इवन इंस्ट्रक्टर पे भी बेस्ड होता है कि टीचर कैसा है, वो कैसे सिखा पा रहा है, वो किस तरीके से रोल अपना प्ले कर पा रहा है, ठीक है। देन हम आते हैं रिलेशनशिप अमंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव, लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। अब जो लर्निंग की ऑब्जेक्टिव होती है और जो एक्सपीरियंसेस होते हैं और इवैल्यूएशन होते हैं, उनके बीच का बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, या फिर आप बोल सकते हैं इनके बीच में कनेक्शन होती है, ठीक है। क्योंकि हम क्या सीखते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे आते हैं। ओके, हमारी ऑब्जेक्टिव क्या, हमने क्या दिमाग में रखा, हमारा एम क्या है, ठीक है, उसी तरीके से हमारा लर्निंग एक्सपीरियंसेस होगा, राइट। क्योंकि जब हमारा एम कुछ होता है तो हम उसी तरीके से सोचते हैं, उसे अचीव करने का सोचते हैं, तो हमारे एक्सपीरियंसेस भी मैटर करेगी, राइट। फिर हम इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस रखते हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम होता है कि हाँ ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो ये पर्सन इस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर हो सकता है, तो इसलिए इनके बीच का एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है। देन आता है सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अब लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सेलेक्ट करना ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एम्स, अपना गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स को समझ पा रहे हो, लर्निंग एक्सपीरियंसेस का प्रॉपर सिलेक्शन कर पा रहे हो कि आप कैसा एक्सपीरियंसेस चाहते हो, कैसा कंटेंट चाहते हो, कैसा ऑर्गेनाइजेशन चाहते हो, कैसे कंटेंट को यूज़ करना चाहते हो, इवैल्यूएशन की कैसे प्रोसेस चाहते हो। ये सारे हैं हमारा करिकुलम डेवलपमेंट का प्रोसेस, जो सारे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला कंसेप्ट ऑफ सिलेक्शन एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है। अब जो सिलेक्शन होता है ना लर्निंग एक्सपीरियंसेस का, वो डिपेंड करता है कि हमारी ऑब्जेक्टिव क्या है किसी रिलेशन को लेके। फॉर एग्जांपल जो ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी रिलेशन को लेके, उसको हम इम्पार्ट करते हैं नॉलेज से, ठीक है, किसी चीज़ से, एंड स्किल एंड डेवलपमेंट वो सारी डिफर करती है कि स्किल्स एंड डेवलपमेंट कैसी है उसके अकॉर्डिंग। इवन होता है ना कि हम मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ की जो फील्ड होती है वो अलग होती है, वो इंजीनियरिंग साइड में जाती है, अगर हम बायोलॉजी ले रहे हैं तो वो डॉक्टर साइड में जाएगा, मतलब मोस्टली ऐसा जो रिलेटेड हो रिसर्च से, तो वैसे टाइप होती है, ठीक है, तो डिफरेंट होती है। इवन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, उसकी क्राइटेरिया होती है कुछ जो वैरिड होती है, जो फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, ठीक है। मतलब एक सिंगल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक वाइड रेंज ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस को फॉलो करना पड़ता है। एक सिंगल चीज़ के लिए बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लगेंगे, ठीक है। कि अगर हम किसी भी लर्नर के अंदर कोई राइटिंग स्किल्स आना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है उसका रिपोर्ट लिखना, एप्लीकेशन लिखना, आर्टिकल लिखना, ऐसे लिखना, पैराग्राफ, समरी और भी अलग टाइप के, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होती है कि बहुत सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है। इवन मेजर फैक्टर जो सेलेक्ट करने में काम आती है वो है वैलिडिटी, सबसे पहला कि वो कितना वैलिड है। देन रेलिवेंस, कि उसका रेलिवेंस क्या है, उसकी वेराइटी क्या है, वो कितना सुइटेबल है, कितना क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव मतलब कितना उसमें अलग डिफरेंसेस लाई गई है एक गोल को अचीव करने के लिए और प्रीवियस के ऊपर, मतलब प्रीवियस से बेटर। इवन मल्टीपल लर्निंग, ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है। देन प्रिंसिपल फॉलोड इन सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव, कि हमारा पर्पस क्या है, हमारी ऑब्जेक्टिव क्या है किसी भी चीज़ के लिए, कि कौन सा लर्निंग एक्सपीरियंसेस हम लेना चाहते हैं, वो डिपेंड करेगा कि हमारा पर्पस क्या है उस चीज़ को सीखने का, या हमारी ऑब्जेक्टिव क्या है। देन प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़, जो भी लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड होती है उनको सेलेक्ट किया जाता है, कि जो क्वालिफाई करते हैं कि हाँ अगर ये है तो यही होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि डेमोलेशन जो होती है, प्लान्स जो टीचर या ट्रेनीज रखते हैं बिफोर प्लेसमेंट, ठीक है, या इंटरव्यू के लिए, तो ये होता है, ठीक है, कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो उसके रिगार्डिंग आपको सिखाया जाएगा, राइट, उसके रिगार्डिंग एक्सपीरियंसेस आपको बताया जाएगा। इवन प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन आता है जहाँ पे हम ये बताते हैं कि जो थ्योरी होती है और जो प्रैक्टिकल होते हैं उनके बीच में इंटीग्रेशन होता है, मतलब रिलेशनशिप होती है, कि थ्योरी आती है पहले, देन उसको प्रैक्टिकली हम प्रूव करते हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ फोकसिंग ऑन सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़, कि मतलब फोकस करना कि हमारी लर्निंग एक्टिविटीज़ में नीड्स होनी चाहिए, जो डिमांड्स होती है लर्नर की वो फुलफिल हो रही है, एज अ कम्युनिटी, एज अ नेशन, एज अ ग्रुप, हम उस चीज़ को रिलेट कर पा रहे हैं, वो हमारी फुलफिल हो रही है, ठीक है। देन प्रिंसिपल ऑफ डेवलपिंग स्किल्स एंड थिंकिंग, कि आपके
थिंकिंग को और ज़्यादा क्रिएटिव कैसे बनाना, उस वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी आनी चाहिए आपके अंदर में कि कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो कैसा भी प्रॉब्लम नया हो या फिर ऑलरेडी वो प्रॉब्लम आ चुकी है, उसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सको, आपके अंदर वो एबिलिटी है या नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी आती है इसके अंदर में। देन आते हैं कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, कि बहुत ज़रूरी है कि जो भी सेलेक्टेड लर्निंग एक्सपीरियंस है जिसको आपने लिया है ना, कि हाँ आपने चूज़ किया है, सेलेक्ट किया है, उसको आप किस तरीके से अप्रोप्रिएट तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हो और उसको इफेक्टिव बना रहे हो, ताकि उसका आउटकम जो है वो और ज़्यादा अच्छा हो सके। इनफैक्ट जो आउटकम, जो ऑब्जेक्टिव आप अचीव करना चाहते हो वो आप अचीव कर सको, ठीक है। सबसे पहला इसमें आता है आइडेंटिफाई करोगे आप लर्निंग एक्टिविटीज़ को, देन उसके बाद उसको ग्रुप करोगे, अलग अलग उनके बीच का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करोगे, देन उसके बाद उसको परफॉर्म करोगे या फिर उसको सिचुएशन के ऊपर ढालोगे, ताकि आप अलग अलग डिज़ायरेबल आउटकम निकाल सको उसका, ठीक है। द नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस फॉर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सबसे पहला है कि एक मास्टर प्लान तैयार करना करिकुलम के लिए, क्योंकि आप जब प्लान नहीं करोगे तो कुछ भी चीज़ें सही नहीं हो सकती। सबसे की रिक्वायरमेंट ही ये होती है कि आप पहले प्लानिंग करोगे, ठीक है। तो प्लान करना बहुत ज़रूरी है किसी भी करिकुलम को। देन उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके रियल एक्सपीरियंसेस है, ठीक है, उसको प्रोवाइड करना, एक क्वालिटी तरीके से प्रोवाइड करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। देन नेक्स्ट उसके बीच का को रिलेशन बताओगे आपकी रिलेशन क्या है आइडेंटिफाइंग और ऑर्गेनाइजिंग के बीच में, ठीक है। अलग अलग कोर्स ऑफ स्टडी, वेरियस सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, वेरियस एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं पूरे करिकुलम में। देन नेक्स्ट इज टीचिंग सिस्टम, आपका टीचिंग सिस्टम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको अलग अलग सब्जेक्ट्स अलग अलग तरीके से पढ़ाई जाती है, राइट। आप मैथ और इंग्लिश को एक तरीके से नहीं पढ़ा सकते हो, बिकॉज दोनों अलग सब्जेक्ट है। आप बायोलॉजी फिजिक्स को एक जैसा नहीं पढ़ा सकते, बिकॉज दोनों अलग है। तो ये टीचिंग सिस्टम भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। देन हम आ जाते हैं डिज़ाइनिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस पे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस ऑफ डिज़ाइनिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, ये क्यों ज़रूरी है डिज़ाइन करना लर्निंग एक्सपीरियंसेस को। तो इसलिए ताकि आप एक रेलिवेंट चीज़ें, एक एंगेजिंग और ज़्यादा मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस को कैप्चर कर सको या ले सको, चूज़ कर सको, ठीक है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप डिज़ाइन करो, ताकि आप सक्सेसफुली सॉल्व कर सको उन चैलेंजेस के जो लर्नर्स को फेस करनी पड़ती है उनकी हायर एजुकेशन में या फिर उनकी लाइफ में, या वॉट एवर सेलेक्टेड कोर्स वो लेते हैं उन सारी चीज़ में। दूसरी चीज़ प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइनिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव लर्निंग है कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे उस चीज़ में, वो परफॉर्म करे जो भी उनको टास्क असाइन की गई है। एक हाँ ठीक है, डायरेक्शन उनको मिलेगी दूसरों से, उनकी जो टीचर्स है उनसे, बट उनको एक्टिवली खुद वो चीज़ें करनी चाहिए। टास्क जैसे कि वेरियस सेंसेस टास्क होते हैं ना, लिसनिंग, सीइंग, टचिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आएंगे। देन प्रिंसिपल ऑफ लर्नर सेंटर टीचिंग, जहाँ पे इंस्ट्रक्टर ऐसा फैसिलिटेट करता है कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस वो करते हैं, मतलब जो प्रिंसिपल जहाँ पे हम लर्नर सेंटर, लर्नर्स के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, एक सिंगुलर सोर्स ऑफ नॉलेज या अथॉरिटी होती है ना, वो एक कम्युनल एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है, ठीक है। तो इसलिए स्टूडेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है कि वो खुद लर्निंग कर सके, खुद सीख सके। देन प्रिंसिपल ऑफ ब्रेकिंग डाउन, मतलब जो भी बड़े बड़े असाइनमेंट या असेसमेंट के तरीके होते हैं उसको पहले अलग अलग भागों में बांटा जाता है, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स में डाले जाते हैं, अलग अलग आप बोल सकते हो फेज़ में डालते हैं, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों में, ताकि आप उसको अचीव कर सको। बिकॉज अगर हम एकदम से बहुत बड़े टास्क दे रहे हैं ना तो बच्चे फुलफिल नहीं कर पाएंगे, बट जब आप अचीवेबल टास्क देते हो कि वो कर सके थोड़े थोड़े, तो धीरे धीरे आप उसको इंक्रीज़ करोगे, एक स्टेज दोगे तो बच्चा सीख पाएगा। आप क्लास 1 के बच्चों को रिसर्च नहीं दे सकते हो, ठीक है, बिकॉज उसकी मेंटल एबिलिटी उतनी नहीं है, आपको उसको बेसिक से पढ़ाना पड़ेगा। देन अब वो जब ग्रेजुएशन में जा रहा है या 12th में जा रहा है, उसके बाद जा रहा है, देन आप उसको रिसर्च दे सकते हो वैसे, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करना। देन प्रिंसिपल ऑफ कोर्स कंटेंट, जो भी आपका कोर्स है उसकी जो लर्निंग गोल्स या फिर आउटकम्स है वो कैसा होने वाला है, उसको कैसे रीइंफोर्स करना है, उसको अप्रोच कैसे देना है, उसका नया एंगल क्या हो सकता है, वो किस तरीके से नॉलेज को और ज़्यादा कम्प्लेक्स मतलब और ज़्यादा कम्प्लेक्स बना के और अच्छे तरीके से समझा सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सेल्फ असेसमेंट भी बहुत ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम हम सेल्फ असेस करें, खुद को देखें कि जो हमने कितना सीखा है, हमारे साथ के लोगों ने कितना सीखा है, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देन प्रिंसिपल
प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग इन अ ग्रुप, जब आप ग्रुप में काम करते हो ना तो आप सीखते हो कि अलग अलग टाइप के अलग अलग मेंटल एबिलिटी को होल्ड करते हुए लोगों को कैसे एक साथ आके एक चीज़ पे फोकस करवाना, एक पेस में लाना है। तो आप एक ग्रुप एक्टिविटी सीखते हो जो आजकल बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम ग्रुप डिस्कशंस करवाते हैं और बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं। एक टीम लीडर भी बिल्ड होती है उसमें से, ठीक है। देन प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, ठीक है, कि मतलब थ्रू आउट जो भी आपका लो स्टेक जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है वो प्रोग्रेस उसका कैसे हो पा रहा है, वो कितना सीख पा रहा है कितना नहीं सीख पा रहा है, उसको असेस करना बहुत ज़रूरी है। देन सेल्फ लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना ताकि बच्चे खुद से भी सीख सके, चाहे वो रेडिक्यूल वो सब बात करे या वो सब जो भी फियर वगैरह होती है ना, शेम या ओल्ड आइडियाज़ नए आइडियाज़, ये सारी चीज़ें कि वो खुद एक लर्निंग एनवायरनमेंट में रह सके, एक सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट में, ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है। देन बेस्ट प्रैक्टिस इन डिज़ाइनिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, तो सबसे पहला है प्लानिंग द डिज़ाइन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, हमने डिस्कस कर लिया है। देन अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स, ये भी हम कर चुके हैं। मोटिवेट करना, अंडरस्टैंड करना कि लिमिटेशन कितनी होनी चाहिए, ठीक है, कि कितना आप लिमिटेशन लगा सकते हो, इवन जो बजट, टाइम, करंट या ऑल नॉलेज होता है, टेक्नोलॉजी होती है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। वायर फ्रेम्स बनाना, सॉरी, मतलब जब आप फाइल अप करते हो ना चीज़ों को, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस को, तो इंस्टेड आप एक लो वायर फ्रेम्स क्रिएट कर सकते हो जहाँ पे आप इजीली या फिर ज़्यादा कोस्ट को ना यूज़ करके प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाओ। देन कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है कि आप उसको रेगुलर कर रहे हो, ठीक है, रेगुलर उसमें चेंजेस लेके आ रहे हो डिमांड के अकॉर्डिंग, मतलब जो टाइम का डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप फुलफिल कर पा रहे हो। देन चेकिंग द वैलिडिटी ऑफ द डिज़ाइन, टाइम टू टाइम आप उसको चेक करो कि वैलिड है या नहीं है इस टाइम के अकॉर्डिंग। आप पुराने ज़माने में और अभी के ज़माने में, आप पुराने ज़माने वाला कंटेंट आप नहीं सिखा सकते हो, अभी के लाइफ की जो चैलेंजेस है, जो टेक्नोलॉजी एडवांस सोसाइटी हो चुकी है, उसमें आपको अलग चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती है। देन एंगेजिंग लर्नर्स इन लर्निंग एक्टिविटीज़, कि लर्नर्स को किस तरीके से आपको एंगेज करके रखना है लर्निंग एक्टिविटीज़ में, बिकॉज जब आप एंगेज करके रखोगे तो उनकी एक्सपीरियंसेस बेटर होगी, ठीक है। लर्नर सेंट्रिक होना बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ भी डिज़ाइन करने से पहले सर्टेन फैक्टर्स को अपने माइंड में रखो, कि जो भी इंटरैक्टिव टीचर की टेक्निक्स होनी चाहिए, आपका पीयर ट्यूटरिंग कैसा है, आपका एक्सपीरियंसेस कैसा है, आप किस तरीके से सोशल इंटीग्रेशन को इंकरेज करोगे, ये सारी पॉइंट्स इसके अंदर में आएंगे, ठीक है। देन लर्निंग एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द कम्युनिटी, जब आप एक कम्युनिटी में रहते हो तो आपकी एक्सपीरियंसेस अलग अलग होती है और बहुत सारी होती है, तो मेक श्योर उसका आप यूज़ करके बच्चों को इस तरीके से सिखा रहे हो कि वो मेंटली लाइफ की चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर्ड है, चाहे वो कितनी ही ह्यूज या अनकाउंटेबल नंबर ऑफ लोग हैं उस कम्युनिटी में, उन सब की एक्सपीरियंसेस अलग अलग होगी ना। इस तरीके से आप एक सोशल एटीट्यूड बिल्ड करवाओगे किसी भी बच्चे के अंदर में, ठीक है, उसको रेडी करवाओगे। जैसे कि इंस्ट्रक्शनल कनेक्शंस बोल सकते हो इन टर्म्स की, जहाँ पे टीचर को एक ग्रेट हेल्प मिल सकती है कि लर्नर की एंगेजमेंट जो होती है लोगों के साथ उनके लर्निंग प्रोसेस में, उसको एस्टेब्लिश कर सको, जो भी लोकल इश्यूज होती है जो नेशनल पॉलिटिकल सिस्टम में पढ़ाई जाती है, ये सारी चीज़ें। देन कम्युनिटी इंटीग्रेशन, जहाँ पे आप ये सिखा रहे हो कि एक किस तरीके से जो वर्कशॉप्स वगैरह क्रिएट करते हैं ना, लेक्चर वगैरह ट्रेनिंग देते हैं, पैनल डिस्कशन होती है जहाँ पे कम्युनिटी बैठती है पूरी, वो उस तरीके से कि उनके बीच का कनेक्शन सिखाना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जहाँ पे आप बच्चों को सिखा रहे हो कि किस तरीके से लोगों की मदद करनी चाहिए, वॉलंटरी वर्क में जाना चाहिए, एनजीओस वगैरह ज्वाइन करनी चाहिए, बेटरमेंट, ठीक है, कि कम्युनिटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो। देन सिटीजन एक्शन, जहाँ पे आप कुछ एक्सपर्ट के अंदर में उनको काम करने दे रहे हो ताकि आप प्रॉपर चीज़ें सीख सको, कि छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री देना या फिर कोई भी ऑनलाइन एजुकेशन जो होते हैं या फिर कोई भी अपने लोकल इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, आप उसको सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू उसको फैलाओ या फिर पहुंचाओ लोगों तक, लोकल अथॉरिटीज़ की हेल्प करो क्राइसिस के टाइम पे, ये सारी चीज़ें सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि वो एक बिल्डअप कर सके, ठीक है। तो इसके साथ हमारा चैप्टर ख़त्म, हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। यूनिट 9 दैट इज़ क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। हाँ, इसमें भी बाकी जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें से ऑलमोस्ट मैच करता हुआ होगा, तो हम बेसिक जाएंगे, ठीक है। मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्पॉर्टेंस, की क्लासरूम मैनेजमेंट का मतलब तो आपको वर्ड से ही पता चल रहा है कि जहाँ पे आप मैनेजमेंट की बात कर रहे हो कि कंडक्ट कैसा होना चाहिए, टीचर कैसा होना चाहिए, किस तरीके की एक्टिविटीज़ फोर्स पर होनी चाहिए, वहाँ पे एग्ज़ाम्स का तरीका कैसे होगा, जो लर्नर्स की बिहेवियर या परफॉर्मेंस होगा उसके
लिए क्या प्रैक्टिस कराना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में आ जाएंगी, ठीक है। देन क्लासरूम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी एक्शन या स्ट्रेटजी जो टीचर्स यूज़ करते हैं ताकि हम प्रॉब्लम, जो क्लासरूम प्रॉब्लम्स होती है ना, जो स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है, उसको सॉल्व कर सके, उसको इफेक्टिव बना सके। कोई भी क्लासरूम सिचुएशन को एक वेल मेंटेन्ड, ये इंश्योर करना कि नॉलेज को अच्छे तरीके से इम्पार्ट किया, आपने नॉलेज को अच्छे तरीके से पहुंचाया है, ये होता है क्लासरूम मैनेजमेंट, ठीक है। क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो होता है ना, इन अ रूम, अगर हम बात करें कि एक रूम में वेदर कोई भी हो वहाँ पे, ठीक है, कंसर्न कोई भी फिजिकल एस्पेक्ट है, आप बोल सकते हैं फर्नीचर, जो लर्निंग मटेरियल्स होती है, डिस्प्लेस होते हैं, फिक्सर्स होते हैं, या फिर कोई भी क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आते हैं वो सब चीज़, कि एक क्लासरूम में आप किन किन चीज़ों को रख रहे हो जो फिजिकल फॉर्म में है, वो जो हेल्प कर रहे स्टूडेंट्स को और ज़्यादा सीखने में या फिर कुछ सीखने में वैसे, ठीक है। देन आता है क्लासरूम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, वो लिंक कैसे है। अब वो लिंक इस तरीके से, जैसे कि जो रूल्स और शेड्यूल होते हैं ना, वो इम्पैक्ट करते हैं कि लर्नर का जो कंडक्ट है वो कैसा है, ठीक है, लर्नर की कंडक्ट उसके नेचर पे। उसी तरीके से जो क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि फिजिकल कंपोनेंट जो होती है क्लासरूम की, वो किस तरीके से लर्नर को ऑर्गेनाइज बना रहा है। मतलब अगर हम क्लासरूम में चेयर और टेबल रखते हैं बच्चों को बैठने के लिए, तो उससे वो ये भी सीख रहा है, राइट, कि हम किस तरीके से प्रॉपर बैठते हैं, लाइन अप होके बैठते हैं, प्रॉपर किस तरीके से अटेंशन, प्रॉपर, हाँ बोल सकते हो प्रॉपर पोस्टर में बैठते, ये सारी चीज़ें भी आप सीखते हो, राइट, इसमें तो ये चीज़ है, ठीक है। देन सिग्निफिकेंस इसका क्या है, तो सबसे पहला ये कि लर्नर की डिज़ायरेबल बिहेवियर और लर्निंग पे फोकस करती है और उसको एनहांस करती है। दूसरा, डायनेमिक लर्निंग प्रोवाइड करती है, मतलब लर्नर की इन्वॉल्वमेंट भी होती है और बहुत सारे तरीके से अलग अलग माइंड फ्रेम मिलता है उनको, ठीक है, कि अलग अलग नज़रिया मिलता है उनको। देन सिग्निफिकेंट लर्नर की जो प्रैक्टिसेस होती है, इवैल्यूएशन, प्रोग्रेस, ये सारी चीज़ें सीखती है। अब इफ़ेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट अगर हम करना चाहते हैं तो क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, तो सबसे पहला कि आप कंटिन्यूअस या फिर कोई सिस्टमेटिक एनवायरनमेंट क्लासरूम में लाओ, ठीक है। एक जब सिस्टमेटिक चीज़ें होती है ना तो बच्चे उससे सीखते हैं, वो एक प्रॉपर सिस्टम सीखते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज होती है। देन आप एकेडमिक लर्निंग को इंक्रीज़ करो कि आप ज़्यादा हेल्दी और पॉजिटिव इन्वायरमेंट दे पा रहे हो, ताकि अच्छे से टाइम मैनेज हो रही है, प्रॉपर चीज़ें या क्रिएटिव मेथड से आप लोगों को सिखा रहे हो बच्चों को। देन रैपिड बिल्डिंग, जहाँ पे आप क्लासरूम में ये इंश्योर कर रहे हो कि एक पॉजिटिव और हेल्दी कम्युनिकेशन है टीचर्स और लर्नर्स के बीच में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से एक अच्छी रैपिड क्रिएट कर सकते हो। देन सोशल ग्रोथ को एनकरेज करना, जहाँ पे हेल्दी कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करता है, राइट, कि आप सोशल डेवलपमेंट करो, कि आपको पता है सोसाइटी से कैसे इंटरेक्ट करना है। देन नेगेटिव प्रैक्टिसेस को आप डिक्रीज़ करो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो, लाइक पनिशमेंट्स वगैरह, ये जितने कम होंगे और आप सही तरीके से समझा पा रहे हो ना, अगर बातों से ही जो समझ जाए ना वो ज़्यादा बेटर है, वैसे वाला, ठीक है। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लासरूम मैनेजमेंट, ठीक है, कई सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट में। सबसे पहला, टीचर्स अप्रोच इन क्लासरूम एनवायरनमेंट। अगर टीचर का अप्रोच ही नेगेटिव है, ठीक है, उसका तरीका नेगेटिव है, वो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं कर पा रहा, और जो क्लासरूम की इन्वायरमेंट है वो अच्छी नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव नहीं है, हेल्दी नहीं है, या फिर आप बोल सकते हो कि कोई नेगेटिव वर्बल डिस्क्रिमिनेशन होती है उसके अंदर में, तो अगर भेदभाव होते हैं ना तो ये चीज़ें अफेक्ट करती है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ वेरिड कॉम्पिटेंसीज एंड डिसेबिलिटीज़। अगर कोई भी लर्नर जो होते हैं ना, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के साथ होते हैं कि जल्दी वो सीख नहीं पाते, या कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी सीख लेते हैं और कुछ लोग होते हैं थोड़े से डम्ब होते हैं, तो उन अगर ऐसा सिचुएशन है ना तो वहाँ पे अगर हम किसी को अक्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इन ऐसे सिचुएशन में भी हम लेसन प्लान्स को प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। देन की एलिमेंट जो होते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट का, वो आप यहाँ पे सारे ये पॉइंट्स देख सकते हो। तो सबसे पहला, इफेक्टिव रोल ऑफ द टीचर, कि टीचर का रोल इफेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीचर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो किस तरीके से बच्चों को सिखा रहा है। और अगर टीचर ही डिस्क्रिमिनेट करेगा तो बच्चे भी डिस्क्रिमिनेट करेंगे, राइट, हम सीखते बड़ों से, जो देखते हैं वो करते हैं, तो इसलिए टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना रोल इफेक्टिव रखो। दूसरा, क्लासरूम एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखना है, हमेशा हमेशा फेवरेबल चीज़ें करनी है और क्रिएटिविटी पे फोकस करनी है, ठीक है। सॉरी फॉर दिस। हाँ, हम आते हैं मॉडल्स एंड अप्रोचेस टू क्लासरूम मैनेजमेंट पे। अब जो मॉडल्स टू क्लासरूम मैनेजमेंट है
अब एज अ लर्नर आपने देखा होगा कि कई सारे वेज होते हैं या तरीके होते हैं जिस तरीके से टीचर मैनेज करती है क्लासरूम का। हर टीचर अलग तरीके से मैनेज करती है, राइट। तो इसमें ये मॉडल अलग अलग बताए गए। सबसे पहला नॉन इंटरवेंशनिस्ट, दैन इंटरवेंशनिस्ट, दैन इंटरैक्टिविस्ट मॉडल, ठीक है। नॉन इंटरवेंशनिस्ट में नॉन इंटरवेंशनिस्ट में आएगा कि जो मॉडल होते हैं ना, ये बताता है कि जो लर्नर्स की पोटेंशियल होती है प्रोग्रेस के लिए, वो पहले से प्री डिटरमाइंड होती है, हमने पहले से डिटरमाइन करके रखी होती है, ठीक है। कि एक जो बोल सकते कि जो एजुकेटर है, ठीक है, जो पढ़ा रहा है, जो टीचर है, वो हेल्प करेगा लर्नर को मीटिंग में एक पोटेंशियल, अपनी पोटेंशियल को अपग्रेड करने में, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, या फिर वो किस तरीके से एक सॉलिड या पॉजिटिव रिलेशनशिप क्रिएट कर सकता है। अगर हम इंटरवेंशनिस्ट की बात करें, ठीक है, तो जो मेथोडोलॉजी है वो ये रिकमेंड करती है कि जो लर्नर का इम्प्रूवमेंट होता है वो नेचुरल कंडीशंस का रिजल्ट होता है। जो भी नेचुरल कंडीशंस होंगे उसके अकॉर्डिंग अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे हम डे टू डे इन्वायरमेंट पे फोकस करते हैं लर्नर्स की, या मेथोडोलॉजी को हम नॉर्मली ऐसे देखते हैं लाइक पॉजिटिव होनी चाहिए या एनकरेजिंग क्लासरूम मिलनी चाहिए, ये चीज़ है। दैट इंटरैक्टिविस्ट मॉडल में हम देखते हैं कि हर टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बिहेवियर को कॉम्प्रिहेंड करो, लर्नर्स के साथ रिलेट करो, ठीक है, उनको अंडरस्टैंड करो, या एक्टिविटीज़ वगैरह कंडक्ट करो जहाँ पे आप लर्नर्स और स्टूडेंट्स के बीच में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट या फिर पॉजिटिव रिलेशनशिप क्रिएट कर पा रहे हो, ठीक है। और ये मॉडल है जो चॉइस एंड थ्योरी का, आप देख सकते हो अलग से आपको वो चाहे तो। मैं आ जाती हूँ अप्रोच टू क्लासरूम मैनेजमेंट पे। सबसे पहला एक्सप्लोरेटरी अप्रोच, ठीक है। अब एज अ टीचर बहुत चीज़ें होती है जो आप जहाँ पे वो चीज़ें कर सकते हैं जो इंट्रोडक्शन की साइकिल में, लाइक प्रैक्टिस, रिविजन, टास्क, इवैल्यूएटिंग, अप्रेजल, ये सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये एफर्ट होता है कि हम किस तरीके से छोटे छोटे टॉपिक में चीज़ों को बांटते हैं, ठीक है। देन इस वाले में ना हम मेन फोकस हमारा होता है कि हम सवाल जितना ज़्यादा पूछ सके। एक टीचर बहुत सारे सवाल रखती है तो वो सवालों का ना मतलब पौधा उगाते हैं, धीरे धीरे वो सीड डालती है, फिर लोग उसकी वजह से सीखते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। वो कोई भी हेजिटेशन अवॉइड कर सको, बिना किसी बेड बिहेवियर के, बुरा बिहेवियर के, या डिसओबे करना या कोई रूल्स को फॉलो ना करना, ये सारी चीज़ों से हट के वो बेटर सीख पाते हैं, ठीक है, खुद से। ये केस स्टडी भी दिया हुआ है उन्होंने। देन अगर हम पॉमिसिव अप्रोच की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिनिमल कंट्रोल एक टीचर इम्पोज करती है, ठीक है, ताकि उनको एक फ्री एक्सप्रेशन तो प्रोवाइड कर सके, वहीं पे एक ऑटोनॉमी थोड़ी सी दिखा सके, या थोड़ा ये कर सके, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस ला सके, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है बैलेंस करना कि हल्का सा स्ट्रिक्ट हो बट हल्का सा उसको इतना दे सके कि बच्चा खुल के बोल सके, ठीक है। ये भी केस स्टडी है। देन बेनिफिट अगर हम देखें परमिसिव का, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ही ये है कि डेवलपमेंट होती है लर्नर के अंदर में, वो टाइम के अकॉर्डिंग। एक टाइम फ्रेम जब हम इतना स्ट्रिक्ट करते हैं कि तुम चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन इतने टाइम फ्रेम के अंदर में एक प्रॉपर वो चीज़ें, वो सुपरविज़न मिल जाती है, ठीक है। लिमिटेशन भी कई सारे आते हैं कि फ्यू क्वेश्चन जो होते हैं वो गारंटी नहीं करता कि लर्नर सीख ही लेगा, हो सकता है कि वो ना सीखे, इग्नोर करते, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। देन नेक्स्ट इज अथॉरिटेटिव अप्रोच, दैट इज़ एक क्लासरूम की मैनेजमेंट में एक अथॉरिटी होना। एक टीचर फोकस करती है कि वो एक हाई स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके, प्रोजेक्ट कर सके अपना एक जेन्युइन वार्मथ को, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा ऑथराइजेशन ना एक टीचर को असर्टिव बनाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, इन द सेंस कि बच्चे उसको रूड वे में ले सकते हैं, और पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव इन द सेंस कि आपको पता होगा आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करोगे उस लेवल पे, ठीक है। बिहेवियरिस्ट अप्रोच, ठीक है, नेक्स्ट दैट इज़ जहाँ पे एक टीचर का रोल होता है कि वो लर्नर को ज़्यादा इनक्रेज कर सके कि वो पॉजिटिव या अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपने अंदर करे, ठीक है। वो इस तरीके के बिहेवियर रखे कि एक पॉजिटिव रिन्फोर्समेंट हो सके प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ये लिमिटेशन एंड वो सब। देन आता है कोलैबोरेटिव अप्रोच पे, जहाँ पे टीचर्स अपनी रोल और अथॉरिटी को शेयर करती है लर्नर्स के साथ, ठीक है। मतलब यहाँ पे इन्वॉल्व होता है कि आप किस तरीके से ग्रुप ऑफ लर्नर्स को अपने में मिला के प्रॉपर तरीके से आप एक वैसा रिलेशनशिप मेंटेन कर पा रहे हो जहाँ पे एक हारमोनियस रिलेशन है दोनों के बीच में, ठीक है। एक कोलैबोरेटिव अप्रोच में आप कोलैबोरेट करते हो एक दूसरे से, एक डेमोक्रेटिक अप्रोच को फॉलो करते हो जहाँ पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। देन एंटिसिपेटरी अप्रोच,
अब ये मुझे पर्सनली अच्छी लगती है, एंड दैट इज़ कि जो टीचर होता है वो कंसीडर करता है प्रायर नॉलेज लर्नर का, कि वो पहले से इस चीज़ को कंसीडर करता है, उनकी इंटरेस्ट क्या है, उनकी नीड क्या है, देन उसके अकॉर्डिंग उनको उनके लिए लेसन प्लान करता है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स कैसा सीखना चाहते हैं, उनकी मैंटालिटी क्या है, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं चीज़ों को। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग प्लान करोगे तो वो बेटर सीख पाएगा। देन आता है मैनेजिंग क्लासरूम स्पेस एंड मटेरियल, की किस तरीके से मैनेज करना है, क्लासरूम की डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए, एम्बियंस कैसा होना चाहिए, शेड्यूल कैसा होना चाहिए, रूटीन्स वगैरह आप कैसे क्रिएट करोगे, इस पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में डिटेल्स में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो। दैन मैनेजिंग डाइवर्सिटी इन क्लासरूम, कि आप किस तरीके से डाइवर्सिटी करोगे, और ये बहुत ज़रूरी इसलिए भी है कि अगर आप डाइवर्सिटी क्रिएट करते हो तो बच्चे पहले से अडॉप्ट कर लेते हैं डाइवर्सिटी को, उन्हें अजीब नहीं लगता जब वो कुछ यूनिक या कुछ अलग देख लेते, वो उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे। ठीक है, एफर्ट डालना कि स्टूडेंट्स को आप बताओ, मेंटेन करना कि एक रिलेशनशिप मेंटेन कर पाओ अलग अलग लोगों के बीच में, अलग अलग चीज़ों के बीच में, यूनिकनेस के बीच का मतलब आप समझा सको कि किस तरीके से रिस्पेक्ट करना है, एक इंडिविजुअल रिस्पेक्ट जो होती है ना हर स्टूडेंट के अंदर में, उस पे फोकस करना। देन मैनेजिंग चिल्ड्रंस बिहेवियर थ्रू पॉजिटिव डिसिप्लिन, ये भी बहुत ज़रूरी है। अलग अलग लोगों ने मॉडल दिया हुआ है कि बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज नॉलेज से ज़्यादा हमारा बिहेवियर होता है जो हमें रिस्पेक्ट दिलाता भी और हमें गिराता भी है लोगों की नज़रों में। अगर हम एक वेल बिहेव मैनर में रहते, प्रॉपर रहते, सबकी रिस्पेक्ट करते, तो लोग भी हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बिहेवियर जो फॉर्म होते हैं वो आउटकम्स से होते हैं। ठीक है, ये अगर हम प्रॉपर तरीके से इनको इन्फोर्स नहीं कर रहे तो एक नेगेटिव चीज़ें होंगी, मतलब उनकी जो बिल्डअप होगी या फिर उनका जो अस्तित्व होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बिहेवियर्स पे फोकस करें। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 ये सब दिए हुए जिसके थ्रू आप जान सकते हो कि किस तरीके से पॉजिटिविटी या फिर पॉजिटिव बिहेवियर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगी। बेनिफिट भी, बेनिफिट ओब्वियसली आई गेस आपको पता है कि बेनिफिट कि आप प्रॉपर ज़्यादा, आपको बेटर से ज़्यादा चीज़ें अच्छी सीखने मिलेगी, लोग आपसे इंटरेक्ट करना चाहेंगे, आप स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर सकते हो, अनबायस्ड नेस सिखा सकते हो कि बच्चे अनबायस्ड हो, किसी को लेके वो ना हो। मॉडल में आप प्रैक्टिसेस वगैरह, या फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि आप लर्नर्स के साथ ट्यून रह सकते हो, कनेक्टेड रह सकते हो हमेशा। ठीक है, तो ये वाला बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।